नमस्कार। इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और फिर आता है ये 5वां बड़ा ही अनोखा हेड, वो जगह जहां वो सारी इनकम जाती है जो पहले 4 में कहीं फिट नहीं होती। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, या जिसे हम शॉर्ट में आईफोस कहते हैं। इसे रेसिड्यूरी हेड कहना आसान है, पर ये इनकम टैक्स का वो कोना है जहां डिविडेंड, लॉटरी की जीत और दोस्तों से मिले महंगे गिफ्ट्स सब एक साथ आ जाते हैं। ये नियमों और हाल के बदलावों का एक दिलचस्प जाल है। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, सीए इंटर जनवरी 2026 की परीक्षा के नजरिए से इस जाल को सुलझाना। हम सिर्फ नियमों को रटने नहीं वाले, बल्कि उनके पीछे की वजह को समझेंगे, जानेंगे कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्यों आए और वो कौन से बारीक पॉइंट्स हैं जहां से एग्जाम में मुश्किल एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प चैप्टर की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सेक्शन 56(1) कहता है कि ये एक रेसिड्यूरी हेड है। इसका मतलब तो सीधा सा लगता है, जो कहीं का नहीं वो यहाँ का है। लेकिन क्या बस इतना ही है इसमें? ये तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो सेक्शन 56(2) में है। वो एक लिस्ट देता है कि कुछ खास तरह की इनकम, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा और हमेशा आईएफओएस में ही टैक्सेबल होंगी। अच्छा, जैसे डिविडेंड इनकम या फैमिली पेंशन। ये एक तरह से इस हेड का आरक्षित क्षेत्र है, आप कह सकते हैं। और एक जरूरी बात, यहाँ इनकम का कैलकुलेशन कैश या मर्केंटाइल सिस्टम, जो भी एसएससी फॉलो करता है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस आरक्षित क्षेत्र की सबसे कॉमन इनकम से शुरू करते हैं, डिविडेंड। ये तो सीधा लगता है, कंपनी से डिविडेंड मिला और आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया। लेकिन मैंने सुना है एक डीम्ड डिविडेंड भी होता है, जो सुनने में ही थोड़ा टेढ़ा लगता है। डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 222 में कवर होता है। ये वो पेमेंट्स हैं जो दिखती तो डिविडेंड जैसी नहीं, पर इनकम टैक्स एक्ट उन्हें डिविडेंड मान लेता है। वो क्या है ना, इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। सरकार ने देखा कि कई प्राइवेट कंपनियों के मालिक डिविडेंड पर टैक्स बचाने के लिए क्या करते थे। वो कंपनी से डिविडेंड डिक्लेयर करने के बजाय लोन के नाम पर पैसा निकाल लेते थे, जिसे चुकाने का उनका कोई इरादा नहीं होता था। अच्छा, तो ये उस लूप होल को बंद करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्लॉज कौन सा है? सेक्शन 222E ये कहता है कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो अपने किसी ऐसे शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, तो उस लोन को डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। ये तो बड़ा स्मार्ट नियम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी कंपनी से 10 लाख का लोन लिया तो पूरे 10 लाख पर टैक्स लग जाएगा? मान लीजिए हमारे सोर्स के इलस्ट्रेशन 1 की तरह राहुल के पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 28% शेयर्स हैं। उसे कंपनी से 5 लाख का लोन मिला, लेकिन उस दिन कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब जमा हुआ मुनाफा, सिर्फ 4 लाख का था। तो बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एग्जाम का एक बड़ा ट्विस्ट छिपा है। डीम डिविडेंड की रकम कंपनी के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये इसकी ऊपरी सीमा है। अच्छा, तो इस केस में भले ही राहुल को 5 लाख का लोन मिला हो, डीम डिविडेंड सिर्फ 4 लाख ही माना जाएगा, क्योंकि कानून का मानना है कि आप मुनाफे से ज्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते, चाहे वो सीधे तौर पर हो या लोन के रूप में। तो बाकी का 1 लाख? बाकी का 1 लाख सिर्फ एक लोन है, डिविडेंड नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझी। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक तरह से टैक्स के लिए सीलिंग का काम करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब अगर किसी कंपनी के पास 0 अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो वो अपने मालिक को बड़ा सा लोन दे सकती है और उस पर इस सेक्शन के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, उस स्थिति में सेक्शन 222E लागू ही नहीं होगा। और एक और बात, अगर ये लोन पब्लिक लिमिटेड कंपनी से मिला होता तब भी कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज पर ही लागू होता है। अच्छा, सरकार का फोकस उन प्राइवेट कंपनियों पर है जहां मालिक और कंपनी के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो सकती है। और अब डिविडेंड से जुड़े एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो जनवरी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये बायबैक से जुड़ा है। हाँ, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। 1 अक्टूबर 2024 से जब कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, तो शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है उसे सेक्शन 222F के तहत डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। पहले ऐसा नहीं था। नहीं,
पहले कंपनी खुद इस पर सेक्शन 115 क्यूए में टैक्स देती थी और शेयर होल्डर के हाथ में वो पैसा टैक्स फ्री होता था। ओहो, तो अब टैक्स का बोझ कंपनी से हटाकर शेयर होल्डर पर डाल दिया गया। एग्जैक्टली। ठीक है, डिविडेंड तो एक तरह की प्लान की भी इनकम है, लेकिन उस पैसे का क्या जो अचानक से मिल जाए, जिसका सपना तो सब देखते हैं पर मिलता किसी किसी को है, जैसे लॉटरी या गेम शो की जीत। उसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं और सरकार इस तरह की विंडफॉल गेन्स पर कोई नरमी नहीं बरतती। सेक्शन 115 बीबी के तहत लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, बेटिंग से हुई किसी भी जीत पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है। 30%? हाँ, और इस पर सरचार्ज और 4% सेस अलग से। 30% फ्लैट रेट? और मैंने सुना है कि इसके नियम भी बहुत सख्त हैं, जैसे कोई खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों भला? बिल्कुल, इसके पीछे का तर्क ये है कि ये कमाई हुई इनकम नहीं है, ये किस्मत से मिली है। इसलिए सरकार इसके खिलाफ कोई लागत या खर्चा मानने को तैयार नहीं है। अगर आपने 500 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और 1 करोड़ जीते तो टैक्स पूरे 1 करोड़ पर लगेगा, 500 रुपए घटाकर नहीं। और इसके अलावा और क्या शर्तें हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए? 2 और बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, इसके खिलाफ आप चैप्टर VIA की कोई डिडक्शन जैसे ATC, ATD वगैरह नहीं ले सकते। ओके। और दूसरी, जो अक्सर MCQs में पूछी जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा भी इस इनकम के खिलाफ नहीं मिलता। 1 मिनट, क्या मतलब? मतलब अगर किसी की साल की इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए है जो उसने लॉटरी से जीती है, तो भी उसे पूरे 1 लाख पर 30% टैक्स देना होगा, कोई छूट नहीं। ये तो वाकई बहुत सख्त है। और आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत चलन है, क्या उसके लिए भी यही नियम है? लगभग वही, लेकिन एक नए और खास सेक्शन के साथ। ऑनलाइन गेम से हुई नेट विनिंग्स के लिए एक नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 115 BBJ। 115 BBJ। हाँ, टैक्स रेट यहाँ भी 30% ही है, लेकिन इसका कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, जो नेट विनिंग्स पर आधारित है। तो एग्जाम के लिए याद रखें, सेक्शन 115 BBJ पारंपरिक लॉटरी और बेटिंग के लिए और 115 BBJ ऑनलाइन गेम्स के लिए। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम का हॉट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। सेक्शन 56 2X यानी गिफ्ट्स पर टैक्स। ये बात ही थोड़ी अजीब लगती है कि कोई तोहफा दे और उस पर भी टैक्स देना पड़े। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी सरकार का एक मकसद है। सरकार बड़े कैश या प्रॉपर्टी के लेन देन पर नजर रखना चाहती है जो बिना किसी वजह के हो रहे हों। ये सेक्शन उसी दिशा में एक कदम है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 हिस्सों में तोड़ना: पैसा, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है, तो पहले पैसे की बात करते हैं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको किसी भी व्यक्ति से बिना कुछ दिए कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा कैश, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर मिलता है, तो पूरी की पूरी रकम IFOS में टैक्सेबल हो जाएगी। चूंकि यहाँ एक बात है, अगर 50,000 तक मिला तो कुछ नहीं, लेकिन 50,000 एक मिलते ही पूरा 50,000 एक टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो बड़ा सख्त नियम है। हाँ, इसे क्लिफ इफेक्ट कहते हैं। 50,000 रुपए की लिमिट एक लक्ष्मण रेखा है। जैसे ही आप उसे पार करते हैं, पूरी रकम टैक्सेबल हो जाती है, सिर्फ ऊपर की रकम नहीं। और चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स या ज्वेलरी का क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी यही 50,000 की लिमिट है, लेकिन ये उनकी कुल फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV पर देखी जाती है। और अगर ये प्रॉपर्टी कम दाम पर मिली हो तो हम फेयर मार्केट वैल्यू और आपकी खरीदी कीमत का अंतर देखेंगे। अगर ये अंतर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा अंतर टैक्सेबल होगा। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन या बिल्डिंग। यहां पर हम फेयर मार्केट वैल्यू की जगह स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV देखते हैं। मतलब वो वैल्यू जो सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर प्रॉपर्टी मुफ्त में मिली है और उसकी SDV 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरी SDV टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर कम कीमत पर खरीदी? अगर प्रॉपर्टी कम कीमत पर खरीदी गई है तो नियम थोड़ा जटिल है। यहां हम SDV और आपकी खरीदी कीमत का अंतर देखेंगे। अगर ये अंतर 2 चीजों से ज्यादा है, पहला 50,000 रुपए और दूसरा खरीदी कीमत का 10%, तो ही पूरा अंतर टैक्सेबल होगा। ये 10% क्यों? ये 10% की सहूलियत प्रॉपर्टी की कीमतों में छोटे-मोटे उतार चढ़ाव को एडजस्ट करने के लिए दी गई है। समझी। ये तो काफी नियम है, लेकिन जरूर इसके कुछ अपवाद भी होंगे। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब गिफ्ट मिलने पर भी टैक्स नहीं लगता? हाँ, और ये अपवाद ही इस सेक्शन का दिल है, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी।
सबसे बड़ा अपवाद है रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट। रिलेटिव्स। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में रिश्तेदार की एक बहुत ही खास और सीमित परिभाषा है। इसमें आपके पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चे और उनके वंशज, दादा दादी, नाना नानी वगैरह आते हैं। इनसे मिले किसी भी गिफ्ट पर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कोई टैक्स नहीं लगता। ये परिभाषा तो बहुत सीमित है। इसका मतलब मेरे चाचा या मामा से मिला गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है, पर मेरे दादाजी से नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यहीं पर लोग गलती करते होंगे। बिल्कुल, ये एक आम गलती है। हम अक्सर शादी ब्याह में देखते हैं, किसी को फैमिली फ्रेंड से कोई महंगा तोहफा मिला और बाद में पता चला कि वो टैक्सेबल है। क्योंकि वो दोस्त कानून की नज़र में रिश्तेदार नहीं है। सही। इसके अलावा व्यक्ति की खुद की शादी पर मिले गिफ्ट्स पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं, चाहे वो किसी से भी मिले। और वसीयत या विरासत में मिली संपत्ति पर भी ये सेक्शन लागू नहीं होता। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम वाले सवाल से समझते हैं। सोर्स का इलस्ट्रेशन 3 बड़ा दिलचस्प है। एक HUF को कर्ता की बहन की बेटी से 75,000 रुपीज मिलते हैं। क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ, ये पूरी तरह टैक्सेबल होगा। और ये एक बेहतरीन एग्जाम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि HUF के लिए रिलेटिव सिर्फ उसके मेंबर होते हैं। कर्ता की बहन की बेटी HUF की मेंबर नहीं है, इसलिए वो रिलेटिव की परिभाषा से बाहर है। और 75,000 रुपए 50,000 की लिमिट से ज्यादा होने के कारण पूरे टैक्सेबल हैं। रुकिए, उसी इलस्ट्रेशन में एक और पॉइंट है। अगर किसी को 5 लाख की कार गिफ्ट में मिले तो एक तरफ 75,000 रुपए टैक्सेबल है, तो क्या 5 लाख की कार भी होगी? नहीं, और ये इस सेक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्या? कार का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 56(2)(x के लिए प्रॉपर्टी की परिभाषा बहुत खास है। इसमें जमीन, बिल्डिंग, शेयर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स जैसी चीजें तो हैं, लेकिन कार शामिल नहीं है। अरे वाह! इसलिए कार, मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसे गिफ्ट इस सेक्शन के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो। ये क्लासिक MCQ सवाल है। हमने कमाई हुई इनकम की बात की, अचानक मिली इनकम की बात की, तोहफों की बात की। अब बात करते हैं उस पैसे की जो हम बचाते हैं। सुना है लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे पर भी अब टैक्स लग सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये फाइनेंस एक्ट 2023 का एक बड़ा बदलाव है और जनवरी 2026 एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक क्या था कि सेक्शन 10/10D के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम लगभग हमेशा टैक्स फ्री होती थी। लेकिन सरकार ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसियों को एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जो इंश्योरेंस का मूल उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल। तो इस इस्तेमाल को रोकने के लिए नया नियम क्या है? नया नियम यह है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप को छोड़कर, उसके लिए अगर किसी भी साल का प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उससे मिलने वाली मैच्योरिटी की रकम अब टैक्स फ्री नहीं होगी। उस पर टैक्स लगेगा? हाँ, उस पर IFOS हेड में नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। और अगर किसी के पास एक से ज्यादा ऐसी पॉलिसी हैं तो? मान लीजिए किसी ने 3-3 लाख प्रीमियम की 2 पॉलिसी ले ली, तो ये लिमिट एग्रीगेट में देखी जाएगी। आपके उदाहरण में कुल प्रीमियम 6 लाख हो गया, जो 5 लाख से ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को सिर्फ उन पॉलिसियों की छूट मिलेगी जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपए के अंदर है। मतलब उसे ये चुनना होगा कि वो 3 लाख वाली कौन सी एक पॉलिसी पर छूट लेना चाहता है। दूसरी पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। सोर्स में दिए गए एग्जाम्पल 1 से 10 इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्थितियों में बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये सुनकर तो बहुत से लोग चिंता में पड़ जाएंगे। क्या इस नियम में कोई राहत भी है? खासकर डेथ बेनिफिट का क्या होगा? हाँ, और ये सबसे बड़ी राहत है। ये नियम व्यक्ति की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलने वाली रकम पर लागू नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छी बात है। डेथ बेनिफिट हमेशा की तरह पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा, चाहे प्रीमियम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। सरकार का इरादा इंश्योरेंस के सुरक्षा कवच पर टैक्स लगाना नहीं है। साथ ही टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी इस 5 लाख की लिमिट की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने इस हेड में आने वाली लगभग हर तरह की इनकम पर बात कर ली। अब सवाल ये है कि क्या इस इनकम के खिलाफ कुछ खर्चे घटाने की भी अनुमति है? हाँ, सेक्शन 57 में कुछ खास डिडक्शंस दी गई हैं, लेकिन ये बहुत सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी खर्चा क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि डिविडेंड के मामले में अगर आपने डिविडेंड या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उस पर दिए गए ब्याज का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, ये डिडक्शन आपकी उस डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। और फैमिली पेंशन के बारे में क्या? फैमिली पेंशन के मामले में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, पेंशन का 13वां हिस्सा या 15,000 रुपए।
नए रिजीम में 25,000 रुपए। जो भी कम हो उसकी फ्लैट डिडक्शन मिलती है। एक और खास डिडक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बढ़ी हुई मुआवजे पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के बारे में। यहाँ पर 50% का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। ये इतना सीधा और ज्यादा क्यों है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसके पीछे का एक संभावित कारण ये है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के केस सालों तक चलते हैं, तो सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है और मुकदमेबाजी कम करना चाहती है। तो जब किसी को बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज मिलता है तो उसे मिली हुई रकम पर 50% का सीधा सीधा डिडक्शन दे दिया जाता है। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन वकील की फीस? नहीं, याद रहे, इसके अलावा कोई और खर्चा जैसे वकील की फीस अलाउड नहीं है। सिर्फ 50% फ्लैट डिडक्शन। और कौन से खर्चे हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? सेक्शन 58 इसी की लिस्ट देता है। सबसे जरूरी नियम, जिसे हम पहले भी छू चुके हैं, यह है कि कैजुअल इनकम यानी लॉटरी, गेम शो वगैरह की जीत के खिलाफ 1 रुपए का भी खर्चा अलाउड नहीं है। साथ ही कोई भी पर्सनल खर्चा इस हेड में अलाउ नहीं किया जाता। तो आज हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लगभग हर जरूरी पहलू को समझ लिया है। हमने डीम्ड डिविडेंड के पीछे की वजह, कैजुअल इनकम पर लगने वाले सख्त टैक्स नियमों, गिफ्ट्स के उलझे हुए जाल और हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर हुए बड़े बदलावों को काफी गहराई से देखा। बिल्कुल। जनवरी 26 एग्जाम के लिए मेरा सुझाव है कि सेक्शन 56(2)(x) के प्रैक्टिकल सवाल, डीम डिविडेंड, खासकर सेक्शन 222(e) की शर्तें और LIP के नए नियमों पर खास ध्यान दें। पिछले कुछ RTPs और PYQs का ट्रेंड बताता है कि इंस्टीट्यूट अब सीधे सवाल नहीं पूछता, बल्कि इन सेक्शंस की शर्तों और अपवादों पर आधारित केस स्टडी बनाकर पूछता है। मतलब हर कंडीशन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सेक्शन 56(2)(x) जिस तरह से रिश्तेदारों और गैर रिश्तेदारों के बीच लेन देन पर टैक्स लगाता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उदारता और एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन के बीच एक कानूनी सीमा खींचता है ना? सोचिए, जिस तरह आज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स के दायरे में लाया गया है, क्या भविष्य में कोई और भी डिजिटल या वर्चुअल चीज प्रॉपर्टी की परिभाषा में शामिल की जा सकती है, जिसे आज हम सिर्फ एक सामान्य गिफ्ट के तौर पे देखते हैं?